नमस्कार। देव पद्य व्याख्या भाग 4 में आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल कवि देव के पदों की व्याख्या, विशद व्याख्या हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 4 में कवि देव के चतुर्थ पद्य का मैं सबसे पहले पाठ करूँगा, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। और पाठ इस तरह से है। गंग तरंगनी बीच बरंगनी, ठाडी करे जप रूप उद्योति, देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके, छुटी के छलके मनो मांगते ज्योति, बिजलू से झलके लपटे कंचन से अंग उज्जवल धोती। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कवि देव किस मिजाज के कवि हैं, वो किस तरह की कविता लिखना पसंद करते हैं। और सामान्यतः ठीक है, श्रृंगार और जो रूप सौंदर्य की बात कवि देव कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दरबार के परिवेश में रहने वाले कवि हैं, तो उस दरबारी परिवेश को वो अलग नहीं कर सकते। लेकिन वो यदा कदा जब भी कविता में बात करते हैं तो वो अपनी भक्ति और जो परंपरा से चली आ रही चीज़ें हैं उनसे अलग विलग नहीं होते हैं। इस पद्य में गंगा के भीतर स्नान करना और स्नान करती हुई जो महिलाएं हैं वो किस तरह से ध्यान करती हैं अपने प्रभु का, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और कवि क्या कहता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो गंगा के बीच में खड़ी हैं और वो जप करती हैं, उनका जो रूप है, सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब वो सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ती हैं तो उनके मुख की जो आभा है, चमक है, ज्योति है, वो बहुत बढ़ जाती है। कैसे? देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति। और देव दिवाकर मतलब भगवान सूर्य की जो किरणें हैं जब निकलती हैं, विकसित होती हैं और जब उनके मुख पर पड़ती हैं तो ऐसे जैसे कमल की भांति ज्योति उनकी होती है। जल से गीली उनके सिर के बालों की लटों से पानी निचुड़ कर गिरता है। नीर भरी निचरे अलके, अलके मतलब वो जो लटे हैं, छूटी के छलके मनो मांग ते मोती, और ऐसे वो छूट रही है, बूंदे हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि मोती हों। बिजरू से झलके लपटे कंचन से अंग उज्जवल ज्योति, और वो उनके यहाँ से जो बूंदे पानी की गिरती हैं वो मोती के समान लगती हैं और ऐसी चमक रही है जैसे कोई बिजली। उनके पूरा का पूरा जो अंग है वो इतना उज्जवल है कि वो ऐसे लगती हैं जैसे बिजली, उस पानी के बीच में बिजली खड़ी हो, बिजली गिर रही हो। कहने का मतलब यह है कि उनका जो रूप सौंदर्य है वो भी बहुत ही उज्जवल है। और साथ में जो सवेरे का सूर्य जब उस तन पर, शरीर पर पड़ता है तो उसके साथ में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कैसा रूप दिखाई देता है, उस रूप का मर्यादित पक्ष कवि ने बहुत ही सुंदरता के साथ रखा है। और विशेष बात यह है कि काव्यांग के तौर पर जब मैं बात करूं तो यहाँ पर बिंब योजना भी है। और कवि ने प्रकृति का, सवेरे का, जब सुबह सुबह का जो वातावरण होता है उसका कितना सुंदर वर्णन किया है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। और गंगा में स्नान करती हुई स्त्रियां और स्त्रियों के साथ में सवेरे का जो वातावरण, उसको एक साथ वर्णन इतना सुंदर कर देना, ये कवि की अपनी प्रतिभा है।
काव्यांग के तौर पर रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और भाषा तो ब्रज है, लेकिन ब्रज की जो गेयता है, संगीतात्मकता है, लयता है, गमक है, रमक है, वो इस कविता में, इस पद्य में, बिल्कुल पूरे पद्य में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। और साथ साथ श्रृंगार का जो रूप है वो बहुत ही मर्यादित रूप, भक्ति के साथ, भक्ति की चाशनी में श्रृंगार, यहाँ पर उसके आगोश में श्रृंगार जन्म लेता है। धन्यवाद।